औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट फिज़िक्स। जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनमें एक लेंथ है, सेकंड है मास। आज हम इस मास को मेजर करने के लिए डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं जो मास की थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वह है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। जो असल थ्योरेटिकल डेफिनेशन मास की है, मास इज द मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, अगर हम 1 kg कोई बॉडी लेते हैं और इसके कंपेयर में हम और एक बॉडी 2 kg बॉडी ले रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं इसमें जो मैटर है इसके मुकाबले में, मैटर मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। जिस बॉडी में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है उसका मैटर ज़्यादा है, जब मैटर ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा है। 2 kg बॉडी इज़ ग्रेटर देन 1 kg बॉडी इन टर्म्स ऑफ मैटर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सो वी कैन से इन टर्म्स ऑफ मैटर दैट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। अब मास के दो और साइंटिफिक डेफिनेशंस हैं। नंबर 1, इन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज। न्यूटन हमारे पास 2 लॉज हैं न्यूटन के, इन टर्म्स ऑफ इनर्शियल मास, यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये एक लॉ है। नंबर सेकंड इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों के लिए जो साइंटिस्ट है वो एक जैसा है, ठीक है ना। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज पर फर्स्ट डेफिनेशन, यानी जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसके मुताबिक फोर्स किसके बराबर है, यानी बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू, यानी जो फोर्स हम देते हैं इसके लिए जो डेफिनेशन है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। इसके लिए शर्त है, जो ये F है ये समझो अप्लाइड फोर्स है, इट मस्ट बी, फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड। क्यों अनबैलेंस्ड है? हमारे पास एक बॉडी है, कुछ भी इसका मास हो, लेकिन यहाँ इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है। जो ये ग्रेविटेशनल पुल है ने फोर्स ऑफ अर्थ, मान लीजिए जो हम यहाँ से फोर्स देते हैं वो समझो आप फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। ये अप्लाइड, ये दो फोर्सेस आपस में अनबैलेंस्ड होना चाहिए, यानी F1 इन FA मस्ट बी ग्रेटर FE। जो फोर्स यहाँ अर्थ का है ज़मीन इस बॉडी पे, लेकिन जो हम फोर्स देते हैं एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, इनके बीच में अंतर होना चाहिए, यानी अनबैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जब ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स, तब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जो एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रही है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है एक्चुअली? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अब या इस लॉ को हम न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। अब हमें मास की डेफिनेशन चाहिए, मास की डेफिनेशन चाहिए।
इस रिलेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं F डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बॉडी रेस्ट में थी, इस मास को हम इनर्शियल मास कहते हैं। इनर्ट बॉडी वाज एट रेस्ट, इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग द अप्लाइड फोर्स, बाय अप्लाइंग द अप्लाइड फोर्स। अगर अब इस यहाँ इस डेफिनेशन में हमने मास की डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन दी है, तब वो क्या, फोर्स पर यूनिट एक्सलेरेशन, फोर्स पर यूनिट एक्सलेरेशन। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में है, इस मास को हम, क्योंकि इनर्ट थी, बॉडी रेस्ट में थी, इस मास को हम इनर्शियल मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। अब देंगे हम इनर्शियल मास की डेफिनेशन। न्यूटन जो सेकंड लॉ है, जिस तरह मैंने यह बताया, न्यूटन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, जो एफ है, एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। मगर किस पे, एक बॉडी पे, बॉडी का मास जो है एम जो है ना, ये इस रिलेशन में एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, एम जो है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, एम क्या है, मास ऑफ बॉडी। लेकिन जो यहाँ इसमें ए भी आया है, ए जो है ये एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुई है। कैसी एक्सलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। जो बॉडी में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुई है, बॉडी मोशन में आ गई, इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी, अब वो फाइनल वेलोसिटी बन गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एक्सलेरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई है। तब F इज इक्वल टू एम ए, हम इस m को ऐसे भी लिख, एम आई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। क्यों एम आई मैंने यहाँ लिखा, एम आई इट रेफर्स और इट स्टैंड्स फॉर इनर्शियल मास। क्या है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। अब बताइए यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रेशो आ गया, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, और जो एक्सलेरेशन यहाँ प्रोड्यूस हुई है ना, तब एम आई ऐसे भी लिख सकते हैं, एम आई इज, ये रेशो है किसके भी, किस के बीच में रेशो है, जो फोर्स अप्लाई किया और जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुई है। एम आई इज द रेशो, एम आई इज द रेशो ऑफ magnitude of applied force applied and acceleration produced in a body, and is called, इस m1 को तब क्या कहते हैं, inertial mass कहलाता, inertial is called inertial mass। इसको हम क्या कहते हैं, mi को हम डेफिनेशन दी है, inertial mass कहलाता है। अब क्योंकि जो हम फोर्स देते हैं वो किससे कंपेयर करते हैं, मास से करते हैं। जिस तरह मैंने बताया 1 kg बॉडी, और यानी m1, एक बॉडी का मास m1 है, जो सेकंड बॉडी है, सपोज बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी ए के लिए जो मास वो 1 kg है, बॉडी बी के लिए जो मास वो 2 kg है। अब ज़्यादा मास किसका है, बॉडी बी का ज़्यादा मास है। जब ज़्यादा मास होगा तब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा, जब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा जो हम फोर्स देते हैं वो ग्रेटर होना चाहिए। इसीलिए हम लिखते हैं फॉर लार्जर मास, है ना, ग्रेटर फोर्स इज required to produce the acceleration in a body। क्यों ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि मैंने बताया
जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मास पे डिपेंड है। ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल उस बॉडी पे होता है जिसका मास ज़्यादा होता है। इसको उस ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब जो m है, जो मास है, तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास, क्योंकि उस मास को हम इनर्शियल मास कहते हैं। तब जब इस मास को इनर्शियल कहते हैं, जो स्टेट है, जो पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास, तब ये भी कह सकते हैं मास इज द रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह मैंने बताया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ inertia of body, inertia of a body, inertia of a body। क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, ज़्यादा मास के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तब मास को हम इनर्शिया ऑफ बॉडी पे कह सकते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास 2 अननोन मास है, जिस तरह मैंने बताया m1 m2। सपोज फॉर बॉडी A मास इज इक्वल टू m1, ये पता नहीं है 1 kg 2 kg, मैंने एग्जाम्पल ली समझाने के लिए, ठीक है ना। फॉर बॉडी B मास इज इक्वल टू m2, ठीक है ना। अब हमें इन पे फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स देते हैं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, वो अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडीज, ऑन बॉडीज, वो मान लीजिए F है, ठीक है ना। तब F एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F किसके बराबर है, F फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी F इज इक्वल टू m1, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी समझो वो a1 है, बॉडी फर्स्ट के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो a1 है, एंड फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर सेकंड बॉडी F इज इक्वल टू m2 a2, इन दो को डिवाइडिंग देम वी गेट, पहले इसमें जो बॉडी फर्स्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या F है, ठीक है ना, बॉडी सेकंड के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वो F है, इज इक्वल बॉडी फर्स्ट के लिए जो राइट हैंड साइड वो क्या है m1 a1, डिवाइड कीजिए बॉडी सेकंड के लिए जो राइट साइड क्या है m2 a2, F एंड F विल गो, यानी 1 आ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू m1 a1 डिवाइड बाय m2 a2। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m2 m1 m2 a2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दिस विल बिकम m2 a2 इज इक्वल टू, इसके साथ 1 के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी m1 a1। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं a2 डिवाइड बाय a1 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मासेस। तब हम लिख सकते हैं इनर्शियल मास, चाहे ये 1 2 है लेकिन बॉडी रेस्ट में थी, सो द मास इज इनर्शियल मास, देयरफॉर inertial masses can be compared, किससे कंपेयर किया, एक्सेलरेशन से कंपेयर किया, कैन बी compared with the accelerations ऑफ बॉडीज, एक जैसा फोर्स दिया ये ना। अब एक्सेलरेशन से हम, जिस बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा हो उसमें मास कम होगा, जिस बॉडी में एक्सेलरेशन कम है उसमें मास ज़्यादा होगा। तब ये लिख सकते हैं, इनसे भी हम ये बता सकते हैं, यानी फॉर
larger acceleration mass of body is less. For lesser acceleration mass of body is greater. गो यानी एक्सेलरेशन से हम रेट ऑफ एक्सेलरेशन से हम ये बता सकते हैं किस बॉडी में इनर्शियल मास ज़्यादा है किस में कम है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक्सेलरेशंस हैं इनसे भी हम मास के बारे इनर्शियल मास के बारे में कह सकते हैं। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम ग्रेविटेशनल मास के बारे में। ये था आज ग्रेविटेशनल यानी मास ही हमने डिस्कस किया लेकिन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कल करेंगे हम इंशाल्लाह डिस्कस ग्रेविटेशनल मास बट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू वेरी मच।